मन सुंदर और मन अति सुंदर। यहाँ पर राध्या और रूही की लाइफ में चैलेंजेस जो है ना, लगता है साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ राध्या है जिसे प्रथम को जेल से बाहर निकालना है, और दूसरी तरफ रूही ने घर वालों को बता दिया है कि ये जिसे आप नाहर समझ रहे हैं वो नाहर नहीं, दरअसल युवराज है। टीवी सीरियल की बहुरानी की जिंदगी में जब तक तमाशा और खूब सारा ड्रामा ना हो तब तक राइटर्स को कहाँ मजा आता है। अब रूही और राध्या दोनों की ही जिंदगी में नए नए चैलेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूही की। घर में नाहर का हमशक्ल यानी कि युवराज रहता है, ये बात तो सिर्फ रूही को पता है। लेकिन आज युवराज ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से रूही को ये बात इस सबको बतानी पड़ी। दरअसल हुआ ये कि युवराज ने रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और देखिए एक कैसे यहाँ सबके सामने वो ड्रामा कर रहा है जैसे उसकी कोई गलती है ही नहीं। इस रूही ने मुझ पर हाथ उठाया। हाथ उठाया। थप्पड़ मारा। रूही ने जब सभी घर वालों को ये सच बताया ना, तो दादी को तो भरोसा ही नहीं हुआ, और इसीलिए रूही को सबको ये बात बतानी पड़ी कि ये नाहर नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है। मैंने आप सबसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। और सच ये है कि ये मेरे नाहर जी नहीं है। अब तक तो ऑडियंस को भी पता चल गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। नाहर नहीं है, नाहर युवराज है। अब नाहर कहाँ है ये तो हमें भी नहीं पता, हम भी युवराज को ही नाहर समझ रहे हैं। फ़ायदा एक यही है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो या तो नाहर का सच सामने आ जाएगा कि वो युवराज है, तो ये नकली युवराज घर से बाहर चला जाएगा, तो फिर सवाल ये है कि असली नाहर कहाँ है, ढूंढो उसे। और दूसरी बात, अगर इन दोनों की लड़ाई में रूही कह रही है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो दादी का काम तो ऐसे ही आसान हो गया, क्योंकि वो वैसे भी चाहती है कि रूही घर में ना रहे। अब एक तरफ रूही इतनी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ राध्या को देखिए। ये राध्या की जिंदगी में अलग ही मुसीबत चल रही है। ये प्रथम जेल में है और घर में ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे में राध्या कोशिश कर रही है कि कैसे वो प्रथम को वापस लेकर आए, और इन सब में उसकी मदद अब दादी भी करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, ये वही दादी हैं जो राध्या को कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बात जब अपने पोते की आई तो देखिए कैसे इन्होंने राध्या के साथ हाथ मिला लिया। इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं हूँ और ना ही निहारिका मरी है। और जितनी कोशिश आप मुझे कन्फेशन साइन करने में कर रहे हैं ना, उतनी कोशिश आप निहारिका को ढूंढने में कीजिए, तो आपका केस उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे यहाँ प्रथम को घर में देखकर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या प्रथम जेल से वापस आ गया है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रथम वापस जरूर आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबतें टल गई हैं। अभी भी उस पर ये इल्जाम है कि उसने निहारिका की जान ली है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राध्या ये साबित करने की कोशिश करेगी कि निहारिका मरी नहीं बल्कि जिंदा है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जस्ट इमेजिन एक सेटअप ऐसा जहां पर सामूहिक विवाह हो रहा है और वीर भी दुल्हा बनकर आ गया है। अच्छा, टेक्निकली वीर की शादी होनी है माही के साथ, एटलीस्ट ऑन पेपर, और वीर के घर वालों ने माही के लिए जो साड़ी भेजी है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर वो पहुंच जाती है राधिका के पास। अब अननोइंगली पुअर राधिका वो पहनकर आ जाती है। ओहो, उसके बाद लक्ष्मी निवास में जो कलेश होगा होगा क्या हो रहा है। ये लड़की ऐसी है
इतना कुछ होने के बावजूद भी मुंह उठा के कहीं चली जाती। हर बार किसी ना किसी बहाने से वीर की शादी में टांग अड़ाने आ जाती है। अभी उतारो इस माता रानी की शगुन की साड़ी को। ये पवित्र साड़ी है, तुम इसे नहीं पहन सकती हो। माता रानी का आशीर्वाद जिस तक पहुंचना था, शायद यही माता रानी की इच्छा थी और आदेश भी। फिर जिसका डर था वही हुआ। वीर की माँ को यही डर सता रहा था कि राधिका अगर वीर की दुल्हन बन गई तब उसका क्या होगा। अब मम्मी जी को कोई ये बता दे कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। अगर भगवान ने वीर के लिए राधिका को चुना है तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकती हैं। राधिका के पास साड़ी का आना ये माता रानी का आशीर्वाद है। कहीं न कहीं वीर का दिल ये जानता था कि राधिका उसकी जरूर होगी। राधिका से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वीर की आंखें चमक जाती हैं, उसके मन में सारे लड्डू फूट जाते हैं सारे। और राइट नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी कि वो जो चाह रहा था माता रानी कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके वैसा ही हो रहा है। और राधिका को सुहागन की साड़ी भी पहनने को मिल गई और चेंज करने जा रही थी, बट वो भी मना कर दिया कि नहीं, एक बार माता रानी के दरबार से ऑर्डर आ गया, चाहे कोइंसिडेंटली ही साड़ी पहनने को मिल गई, बट अब वो साड़ी नहीं उतारेगी। तो वीर तो इज़ वेरी हैप्पी, मतलब एकदम क्लाउड 9 पे है वीर। अब शादी के बंधन में बंधना इतना आसान तो होगा नहीं, परिवार के बीच में कलेश होगा। वीर की माँ ऐतराज जताएगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी बहू बेटे की उम्र से ज्यादा हो। फिर इसी के साथ ताने बाने का खेल भी शुरू हुआ। ये लड़की ऐसी है, इतना कुछ होने के बावजूद भी मुंह उठा के कहीं चली जाती है। हर बार किसी ना किसी बहाने से वीर की शादी में टांग अड़ाने आ जाती है। आप लोग हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो मेरी दी का अपमान करने का, और वो चुपचाप हमेशा सुन लेती है, कभी सामने से कुछ नहीं बोलती क्योंकि बड़ों की इज्जत करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलते जाओगे, हर चीज की एक लिमिट होती है। बिना पूरी बात जाने आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हो? राधिका पे तो बस आरोप पे आरोप ही लग रहे हैं बेचारी। कोई मनहूस कह देता है, अपशकुन कहते हैं, बहुत ही आरोप पे आरोप लग रहे हैं। और अब एक और आरोप लग चुका है उस पे कि उसने जो साड़ी जो वो पहन कर आई है वो कोइंसिडेंटली सुहागनों की जो साड़ी होती है वो पहन कर आ गई है। वो भी उसने बाय मिस्टेक पहनी है, उसने अपनी मर्जी से नहीं पहनी, जानबूझकर नहीं पहनी, उसने बाय मिस्टेक उसने पहन ली है। बट क्योंकि वो शगुन की साड़ी थी जो माही को पहननी थी और राधिका पहन के आ गई है तो बहुत बड़ा इशू हो गया उस बात का। और नलिनी जी बहुत गुस्सा हो गई हैं, जो कि वो राधिका को वो कभी नहीं सुनाती थी, नलिनी जी कभी नहीं सुनाती थी, बट अब उन्होंने भी उसको सुना दिया और उसको मनहूस बोल दिया कि ये लड़की तो है ही मनहूस, ये साड़ी सुहागनों की साड़ी पहनकर आ गई है। अब माता रानी के आशीर्वाद से जो साड़ी मिल गई है, जिसने पहन ली है, तो वो साड़ी अब दूसरे को नहीं दे सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद जिस तक पहुंचना था पहुंच चुका। शायद यही माता रानी की इच्छा थी और आदेश भी। अगर माता रानी के आदेश के विरुद्ध काम करोगे तो बहुत अनर्थ होगा। इसीलिए अब ये बात तो पक्की है कि राधिका ही बनेगी वीर की दुल्हन। फिर मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है और आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द, होता क्या है कि माएँ अपने बेटे को लेकर ना बड़ी पॉजेसिव होती हैं। जब बात बहू और बेटे के बीच में आए तो बेटा गलत भी होकर सही हो जाता है, वो उस माँ की ममता है। लेकिन उस वक्त वो माँ ये भूल जाती है कि बेटे की पत्नी भी एक औरत है, एक बच्चे की माँ है, और जो उसने सास ने माँ बनकर हार्डशिप्स देखी हैं, वही उसकी बहू भी आज की डेट में देख रही है। और कुछ ऐसी ही है मन्नत की कहानी।
बोरिया बिस्तर बांध कर मन्नत चली अपने घर, वो घर जहाँ पर उसने अपना नया परिवार बसाया था। दुआ को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मन्नत ये जानती थी कि जब वो दुआ को समझाएगी तब दुआ समझ जाएगी। धैर्य भी यहाँ पर इस घर में एक पल के लिए अब रहना नहीं चाहता है। अब ये विक्रांत का घर छोड़ कर जाए उससे पहले बहुत बड़ा कलेश हो गया घर में। कलेश का कारण बना विक्रांत का एक्सीडेंट। नीतू हमेशा की तरह बेटे के प्यार में इस कदर बह गई कि उसने मन्नत को गलत ठहरा दिया, वो भी याशिका के कहने पर। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मन्नत, तुम्हारी इज्जत की वजह से हुआ है। अगर तुम इस घर में रहने के लिए राजी हो जाती तो विक्रांत यही होता, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। विक्रांत इस घर से गया ही इसलिए क्योंकि वो दुआ को अपने आप से दूर होते हुए नहीं देखना चाहता था। विक्रांत का एक्सीडेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है मन्नत, तुम्हारी। सही तो कह रही हूँ। चुप करो नहीं तो। क्यों चुप हो जाएगी? आज चुप नहीं होगी मैं। और मन्नत उस धैर्य की बातों में ये घर छोड़कर जा रही थी ना बोल, घर छोड़कर जा रही थी ना, सब कुछ तो सौंप दिया था मैंने। अब माँ बच्चे से प्यार करती है, लेकिन नीतू के प्यार को अंधा प्यार कहेंगे। आखिर यहाँ पर हम राइटर से भी एक सवाल पूछेंगे कि जब भी कुछ होता है तो क्यों उसका ब्लेम बहू रानी पर आ जाता है। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा बहू को ही घसीटा जाए। कभी दुश्मनों के बारे में भी तो कुछ लिख लिया कीजिए, जैसे कि मलिका, याशिका और भी एक दो तो है ही, आप जानते ही हैं। परेशानी आप है। नहीं मन्नत जी, मैं आज नहीं रुकूंगी। मेरी कोई गलती नहीं, ना आपकी गलती विक्रांत की थी। उसको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, कोर्ट का सम्मान वो लेकर आया, लेकिन इनके कहने पे किया ना, उसने किया तो है ना। कि तो दोबारा से मुझे और दुआ को दूर करने के लिए दोबारा से विक्रांत को कन्विंस कर लेंगे और हम लोग फिर दोबारा वहीं आके खड़े हो जाएंगे। ये कुछ भी कर सकती है, ये अपनी मनमानियां, अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है बिना इस बात को जाने कि उसका अंजाम क्या होगा। ये अपनी मनमानी करती जा रही है। किस तरह की भाषा बोल रहा है मेरे और मेरे पुत्र के लिए? कुछ गलत नहीं कहा है, अपनी गलतियां दूसरों पे डालना बंद करो। बस कीजिए, विक्रांत की जान मायने रखती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? फिलहाल अभी मन्नत, धैर्य और दुआ ने जाने का फैसला कैंसिल कर दिया है। अब जब विक्रांत ठीक होकर आएगा तब भी बहुत बड़ा कलेश होगा, और उस कलेश के बाद इस सब का फैसला क्या होता है ये सुनने का इंतजार हम जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, अगर मुझे पता हो ना कि शाम को मेरे फेवरेट शो में ये होने वाला है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ टीजर, हम आपको बता दें कि होने वाला है, तो मैं आई एम ऑलरेडी ऑन द लुकआउट कि भैया ये शो तो पक्का देखना है। तो बस आप भी ऐसा कर सकें, इसीलिए तो हम ले आए हैं आज के स्पॉयलर्स। आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के स्पॉयलर्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब एक तरफ जहां तुलसी अपनी बेटी परी को बचाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में एक नया तूफान आने वाला है, या हम ये कहें कि आ गया है। रियान शांति निकेतन में आया है और उसकी मुलाकात जब तुलसी से हुई तो तुलसी को इसी बात का डर है कि कहीं नंदिनी और रियांश एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाएं। अब तुलसी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, उसे एक तरफ अपनी बेटी परी को बचाना है। इन्होंने जिसका मर्डर किया है वो इनके पति रह चुके हैं। इनकी रणविजय से बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उन पर अजीब से केस लगाकर उनसे दूरी बना दी। रणविजय का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए मैं उनके एक बहुत करीबी दोस्त को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। विद योर परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। इस केस को मैंने बहुत ही डिटेल्स में स्टडी किया है। परिधि वीरानी और रणविजय के रिश्ते की हिस्ट्री को देखते हुए
तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि तुलसी का बेटा अंगद जो है ना, उसके रिश्ते पर भी खतरा मंडरा रहा है। अंगद और वृंदा यहाँ कंपनी को संभालने आए थे, लेकिन लगता है कि अब उनसे अपना रिश्ता भी संभाला नहीं जा रहा। जो लोग एक दूसरे के साथ थे वो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में इनके बीच की ये जो गलतफहमियां हैं वो इतनी जल्दी दूर नहीं होने वाली हैं। अब बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब फाइनली कहानी में रक्षित और अपराजिता की लव स्टोरी वाला ट्रैक आने वाला है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अपराजिता को उसका पति टॉर्चर करता है, लेकिन अब अपराजिता ठान लेगी कि वो अपने पति का टॉर्चर नहीं सहेगी और इन सब में उसे अब रक्षित का साथ मिलेगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। एक तरफ कहानी में अनु और आर्यवर्धन की शादी का ट्रैक आप देखेंगे, तो वहीं अब आर्यवर्धन और अनु के दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। हम बात कर रहे हैं जलंधर और मीरा की। अब ये दोनों नहीं चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो, इसीलिए आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे ये शादी को रोकने की कोशिश करेंगे। जलंधर के बारे में कुछ पता चला? मैंने उसकी पूरी फील्डिंग लगा के रखी है, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। तो जलंधर इस तरीके का आदमी है ना, तेरी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश जरूर करेगा। आर्यवर्धन मेरा दुश्मन है। मुझे आर्य सर चाहिए, वो जैसे ही वैसे ही, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आर्यवर्धन को कोई तकलीफ नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। मैं सिर्फ उसकी वो अजीज चीज उससे छीनना चाहता हूँ, उसका प्यार। अनु अगली अपडेट हम आपको देते हैं सीरियल वसुधा की। करिश्मा को अब शक होगा देव वसुधा और मिस्टर मित्तल पर। अभी तक तो मिस्टर मित्तल यानी कि प्रभात ने करिश्मा को अच्छे से बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब जब करिश्मा समीर की बातें सुनेगी ना, तो उसे कहीं ना कहीं इन सब पर शक होगा। तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में वसुधा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। What nonsense is this? जब सबको पता है एग्रीमेंट कहाँ साइन होना है, तो मेरा कैबिन क्यों खुलवाया? क्या बोल रहे तुम? क्या कहा तुमने? तुम्हारा कैबिन? दोस्त तुम देव क्यों और काम उसके दुश्मन के लिए करते हैं। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। इस सिद्धू और स्नेहा अब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हिंदू देवी ने सिद्धू स्नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया है और उसमें जहरीली गैस छोड़ दी है। अब गंगा माई नहीं चाहती है कि स्नेहा का नाम सिद्धू से जुड़े, लेकिन आने वाले ट्रैक में ये वही होगा जो वो नहीं चाहती हैं, क्योंकि जब स्नेहा और सिद्धू एक ही कमरे में मिलेंगे तो उनके रिश्ते पर कई सारे सवाल खड़े होंगे। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ये हमारे बिट्टू की इज्जत का सवाल है सोनी। कल पूरे गांव वालों को यकीन हो जाएगा कि दरियलवा और कलेक्टर मियां झोपड़िया में पूरी रात इलू इलू कर रहे थे। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल सहर होने को है कि इस सहर और माहिद के बीच फिर से प्यार मोहब्बत वाली बातें शुरू होंगी। माहिद ने सहर को बता दिया है कि आखिर वो उससे दूर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सहर अपनी पढ़ाई पूरी करे। अब देखिए, माहिद की एंगेजमेंट नाजिमा से नहीं हुई, इसका मतलब यही है कि सहर और माहिद अलग नहीं होंगे। कि मरम्मत में जितने पैसे लगेंगे उसका बिल भेज दीजिएगा हमें, हम पैसे चुका देंगे। ठीक है। मगर अभी नहीं चुका सकते माहिद, अभी तो हमें कहीं से पैसे आते ही नहीं है। मगर जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तब आपका कर्ज उतार देंगे इंशाल्लाह। हमें इंतजार रहेगा आपके डॉक्टर बनने का। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरमान अभीरा के बीच सब कुछ ठीक हो गया, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। ये दोनों कपल्स काउंसलिंग के लिए गए थे, लगा भी था कि दोनों के बीच के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन अब वापस से वही ट्रैक लौट आया है। जब जब अभीरा किसी अजनबी के लिए कुछ अच्छा करती है तो अरमान बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और देखिए एक बार फिर से वैसा ही हुआ। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तू जूलियट जर्दी की, जहां सिमरन और नवाब डेट पर जाएंगे।
और इस बारे में जब हीर को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ हीर को ये बात नहीं पता है कि नवाब किसी और के साथ नहीं बल्कि सिमरन के साथ ही डेट पर गया है। तो वही दूसरी ओर जब सिमरन और नवाब पेंटिंग करेंगे तो यहाँ नवाब हीर की तस्वीर बनाएगा, यानी कि बहुत जल्द ही शो में सिमरन के सामने ये सच आ जाएगा कि नवाब किसी और से नहीं बल्कि हीर से प्यार करता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा क्या हुआ कि साइली की देवरानी बेकाबू हो गई? हम बात कर रहे हैं सीरियल उड़ने की आशा की। सचिन साइली बड़े मजे से गए थे होटल में, लेकिन वहां पर तो रिया ने जो तोड़ फोड़ की और जो तमाशा किया है कि बाबा इसके बाद तो ये डैमेज कंट्रोल ही करते नजर आएंगे। रिया क्या कर रहे हो? रिया छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशल मैसेज लिखवाने की? लिसन, बाउंड्रीज होती है लाइफ में, तुमने ना वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी तो हिम्मत भी मत करना, मैं तो तुम्हें छोड़ो। क्या है ये कटिंग? कैसे पोस्ट कर रही है? अरे लुक एट योर शी इज इन लव विद यू। बताओ, दो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन। बिकॉज़ आकाश है लव यू, और यही बताने मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। किसी और के पति के साथ गुलू गुलू करोगे तो मार तो खानी पड़ेगी ना। इस सचिन और साइली की जिंदगी में ड्रामे की कोई कमी नहीं होती है, और अगर कहीं से ड्रामा थोड़ा कम भी पड़ जाए तो परिवार वाले कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि ड्रामा बरकरार रहता है। अब देखिए कैसे आकाश की बॉस इन नीतू पर भड़क उठी है रिया, और देखा जाए तो उसका भड़कना जायज भी है क्योंकि आकाश शादीशुदा है। और देखिए यहाँ पर कैसे नीतू आज उसे प्रपोज करने वाली थी। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हूँ कि वो आकाश पे डोरी डालने की कोशिश कर रही है, बट आकाश मेरी बात सुनता नहीं है। एंड मुझे भी लगता है अच्छा चलो ठीक है मैं जाने देती हूँ, बट एक बहुत ही कोजी होके उसने पिक्चर पोस्ट कर दी होती है सोशल मीडिया पे, एंड सबको ऐसा लगता है कि वैसे वो लोग ही कपल है। एंड ऑब्वियसली आई गेट वेरी ऑफेंडेड। मैं रेस्टोरेंट पे उसे सुनाने के लिए जाती हूँ कि मैं देखती हूँ कि उसने केक सेटअप रेडी किया हुआ है, गॉर्जियस रेड ड्रेस में खड़ी है, एंड उसमें लिखा है आई एम इन लव, एंड वो ऑब्वियसली आकाश के लिए होता है। एंड जैसे ही मुझे पता चलता है गेट वेरी एंग्री, और मैं पूरा केक उसके मुंह पे मार देती हूँ। रिया को जब इस बात का पता चला कि नीतू आकाश से प्यार का इजहार करने वाली है तो देखिए उसने यहाँ आकर कितना हंगामा किया। इस सचिन और साइली तो बस ये सोच रहे हैं कि आखिर इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। रोकने की कोशिश तो उन्होंने बहुत की रिया को, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए रिया ने नीतू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और इसी के साथ उसके मुंह पर सारा केक भी लगा दिया। आकाश को जब इस बात का पता चला कि आज नीतू क्या करने वाली थी तो देखिए उसे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करे अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। रिया इसीलिए नाराज है क्योंकि उसने पहले से ही आकाश को चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आकाश ने कुछ नहीं किया और अब नीतू का प्यार प्यार नहीं बल्कि पागलपन बन चुका है। साइली ऑब्वियसली मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं लिटरली मारने पे आ गई थी नीतू को, मैंने थप्पड़ मार भी दिया उसे। एंड सचिन भी इसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब क्या कर रही है लड़कियाँ फिलहाल सिचुएशन ये है कि रिया आकाश से नाराज है, यानी कि आकाश और रिया के बीच अब दरार आ गई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर सचिन और साइली कैसे मदद करते हैं आकाश की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल आरंभ
भी मुझे लगता है अब उनको आरंभी को डॉक्टरी छोड़कर जासूसी ही कर लेनी चाहिए। क्या है ना कि घूम फिर कर चाहे जो भी प्रोफेशन हो बहू का, जासूसी तो करनी ही पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप जासूसी को ही अपना करियर बना लीजिए। एक पंथ दो काज। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक दिस? क्योंकि आरंभी का बेटा किडनैप हो गया है। ऑब्वियसली शक उसको अवंतिका पे है और गलत नहीं है, तो अब जासूसी तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो जरा ध्यान से विश्वास और अवंतिका, कहीं आपकी सारी की सारी प्लानिंग आरंभी को न पता चल जाए। एक मिशन को पूरा करने के बाद दूसरे मिशन पर निकल पड़ी है आरंभी। हॉस्पिटल में कुनिका की जान तो उसने बचा ली, लेकिन अब अपने बेटे को भी वो बचाएगी। ये बात तो आप जानते ही है ना कि आरंभी का बेटा किडनैप हो गया है। हालांकि आरंभी को अभी तक ये नहीं पता है कि इन सब के पीछे अवंतिका है, मगर अब कहीं न कहीं उसे शक तो हो रहा है। अवंतिका और विश्वास जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये देखकर आरंभी के मन में कई सारे सवाल हैं। वो तो सही नहीं कर रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि हमेशा जो डिम्पल की बात सुनने वाला, अपना माँ की बात सुनने वाला जो लड़का है विश्वास, वो माँ की बात नहीं सुन रहा है। तो डिम्पल इज़ क्वाइट शॉक्ड। एंड ऑल्सो आरंभी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो तो हमेशा की प्रॉब्लम है, वो हर मर्द की प्रॉब्लम है। आरंभी अपने बेटे को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती है और इसी दौरान घर में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विहान है कहाँ। जाहिर सी बात है कि विहान कहीं मिल नहीं रहा और इसीलिए घर वालों को उसकी फिक्र हो रही है। अब आरंभी को इस बात का डर है कि कहीं सबको सच पता न चल जाए, इसीलिए तो देखिए उसने सबसे झूठ बोल दिया कि विहान अपने नाना के घर गया हुआ है। अवंतिका और विश्वास तो मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आरंभी को कितनी बुरी तरह से फंसा दिया है। हम तो चाहते ही नहीं है कि आरंभी प्रैक्टिस करे, लेकिन वो तो जिद पे अड़ गई है, कर रही है, लेकिन अब टाइम पे घर पे नहीं आ रही है। अब हमें खाना कौन परोसेगा? हमारा मतलब घर का भी तो संभालना चाहिए ना, बैलेंस तो करना आना चाहिए ना, वो नहीं कर पा रही है। वो यही सब चल रहा है। और विहान गायब है भाई, डिम्पल भाभी के कलेजे का टुकड़ा गायब है घर से, तो भाभी पैनिक हो रही है। आरंभी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और ये अपने आप होता, मतलब विहान टंडन कैसे जा सकता है किसी छोटी सी जगह पे रहने के लिए। सो उसको नहीं अच्छा लगता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरंभी ने पूछा भी नहीं। इसे तो यही लग रहा है कि वो बच्चा वहाँ पे गया है, लेकिन अब असलियत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। अभी तक हमारे पास ये बात नहीं आई है कि विहान का जो पूरा सीक्वेंस है वो कुछ हुआ है विहान के साथ में। तो ऑब्वियसली दादी को और चाची को तो पता चलना ही नहीं चाहिए। और आई एम श्योर हमें पता चलेगा तो हमको गुस्सा तो आरंभी पर ही आने वाला है कि ऐसी माँ है कि उसने ध्यान नहीं दी। हाँ, वो गलत है, उसी पे आना है। करेक्ट, वो गलत है। वो अच्छी हो बुरी हो वो गलत है। अब इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आरंभी अपने बेटे विहान को बचाएगी और क्या उसे इस बात का पता लग पाएगा कि उसके ससुराल में ही उसके सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, शेखर सुमन जो है वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, उससे भी मजेदार होस्ट हैं। और मजे की बात तो ये है कि अब उन्होंने फिल्म मेकिंग एकेडमी भी खोल ली है। तो चलिए चलते हैं और लेते हैं एक पर्सनलाइज्ड टूर ऑफ हिज एकेडमी।
नमस्कार, मैं शेखर सुमन। आज हमारी फिल्म एकेडमी, शेखर सुमन फिल्म एकेडमी SSFA के आंगन, उसके प्रांगण में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा टूर मेरे साथ आप करें तो आपको मैं बड़ी बारीकी से ये समझा पाऊँगा कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या कहाँ होना है। आइए। तो यहाँ से हमारी सफ़र की शुरुआत होती है। ये पहला एक हमारे CO साहब जो हैं, एकांत साहब का एक ऑफिस है छोटा सा यहाँ उनका, और ये बेसिकली एंट्रेंस है टू दी SSFA। इधर आइए, हैव अ लुक। बार बार अपना नाम दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देखिए यही सच्चाई है। तो दिस इज़ द क्लास। यहाँ पर इतनी जगह है जहाँ 15-20 लोग, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर भीड़ हो जाती है और मैं भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। बहरहाल ये बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं और 9 मई को पहला हमारा वर्कशॉप है। आई एम रियली एक्साइटेड। एक बड़ा ख्वाब देखा था मैंने, एक दिन मैं ये कर पाऊँगा, और इसकी एक बड़ी मुख्तसर सी छोटी सी शुरुआत है। और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर दिल्ली से मैंने डिप्लोमा लिया था एक्टिंग का, और लगातार 1-2 साल तक वहाँ पर, फिर उसके बाद रेपरेटरी कंपनी में बतौर प्रोफेशनल स्टेज एक्टर रहा। 40 फिल्में की हैं एज अ लीड एक्टर, कोई 100 शोज़ ऑन टेलीविज़न, न्यूमरस शोज़, लाइव शोज़, एट्सेट्रा एवरीथिंग। ये तो एक तजुर्बा, एक एहसास हो जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे किया जाता है। बहुत पेशेंस चाहिए आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए। कोई जल्दबाजी में मत कीजिए कि मैं मंडे आया हूँ और संडे तक स्टार बन जाऊँगा, ऐसा होता नहीं है। मैं इसको कोई मास्टर क्लास या कोई बहुत ऐसा धमाल क्लास का नाम नहीं देने वाला हूँ। जस्ट एन इंटरेक्शन, और बहुत ही एक इनफॉर्मल तरीके से ये सिखाया जाएगा। एक्टिंग का जज्बात होता है, एक जुनून होता है, एक पैशन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि उस जुनून के साथ जो मैं आगे बढ़ा था, मैं भी जब आया था तो नौसिखिया ही था, बट थोड़ी बहुत जानकारी थी कि इस तरह से करना चाहिए। जो हमने पर्दों पे देखा हुआ है, बड़े बड़े सितारे, दिलीप साहब, देवानंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राज खन्ना वगैरह सबको देख के हम लोग बड़े हुए, तमाम एक्टर्स को। फिर आप जब स्टेज पे आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा क्राफ्ट बदल जाता है। वहाँ एक अलग किस्म की एक्टिंग होती है जो मोर फिजिकल होती है, जो आप स्टेज पे अकेले खड़े रहते हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है। लेकिन जितना भी मैंने सीखा है इस 3.5-4 दशक के दौरान, जो कि एक बड़ी लंबी अवधि होती है, मुझे लगा कि अब ये वापस देने का वक्त आ गया है। मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी भी थे, और जब वो पढ़ाते थे और लोग जब आकर उनको कहते थे कि आपकी पढ़ाई के या आपके पढ़ाने की वजह से हम आज अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँच आए, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता था। और मैं भी सोचता था काश कि मैं भी एक ऐसे मकाम पे पहुँचूँ जहाँ मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, लोगों को बता सकूँ, पढ़ा सकूँ। तो करोड़ों में से कुछ मुग़ल आज़म जैसी एक फ़िल्म है। ये दिलीप साहब और के आसिफ साहब ने डायरेक्ट की थी। ये अपने आप में एक टेक्स्ट बुक है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। दीवार ऑफ कोर्स आपको मालूम है, यश चोपड़ा जी की ये फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म जावेद साहब ने लिखी थी, और बहुत कमाल विजय वर्मा का रोल दिलीप साहब ने और शशि जी ने रवि वर्मा का रोल निभाया था। मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म उत्सव रेखा जी के साथ, जो गिरीश कर्नाड साहब ने डायरेक्ट की थी। पाकीज़ा कमाल अमरोही जी की। पल्प फिक्शन आप देख रहे हैं, जॉन ट्रेवोल्टा, सैमुअल हिचकॉक साहब तो खैर ये क्लार्क गेबल की, विविन ले की फिल्म, और कैसाब्लांका, मदर इंडिया, ये तमाम, द बाइसिकल थीफ, ये भी बड़ी कमाल की फिल्म। टैक्सी ड्राइवर, ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, रॉबर्ट डी नीरो की। ग्रीस। तो ये तमाम फिल्में जो हैं ये लोगों को देखनी चाहिए, और जो भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ये तमाम फिल्में अपने आप में टेक्स्ट बुक्स हैं। यहाँ पर साउंड इंजीनियर्स वगैरह सब बैठते हैं, यहाँ डबिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नहीं तो आप सिर्फ बता सकते थे कैसे डबिंग होती है। यहाँ उनको बाकायदा सिखाया जाए कैसे डबिंग होती है, कैसे लिप सिंक किया जाता है, म्यूज़िक कैसे रिकॉर्ड होता है, बैकग्राउंड कैसे होता है, सबकी जानकारी। हालांकि इसके अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं, एकेडमी में होंगे, सिनेमाटोग्राफी के, एडिटिंग के,
VFX के, DI के वगैरह सब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो पहली बार जब हमने डबिंग की थी तो फिल्म उत्सव की डबिंग की थी, तो बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह से डबिंग की जाती है। सब जनता पे निर्भर करता है, उनका प्यार इसी तरह से बेशुमार मिलता रहा और मिलता रहा है, और आई एम श्योर आगे भी मिलता रहेगा, और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में सॉलिड टशन चल रहा है जगधात्री और उनकी बड़ी ननद माया के बीच में। क्या है ना कि माया को लगता है कि जगधात्री इज लाइक टू इंटरफेयरिंग। अब प्रॉब्लम ये है माया कि जब आपकी भाभी जो है वो जासूस है तो वो एक्चुअली में ठोक बजाकर हर चीज देखेंगी, आप पर निगरानी रखेंगी, बिकॉज दैट इज हर नेचर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें माया की भी गलती नहीं है ना, उसको तो नहीं पता कि भाभी जो है वो जासूस है। ननंद भाभी के बीच रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, और अगर कोई रूठ गया है तो जगदात्री से बेहतर भला कौन मना सकता है। जगदात्री माया दी को बहुत मानती है, उनका सम्मान भी करती है, इसीलिए वो किचन में गुंजन और माया दी के लिए नाश्ता बना रही है। एक ऐसा एक पड़ाव भी चल रहा है माया और शरद के बीच, जहाँ पे शरद ने कुछ चीज़ें जो उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो माया को भेजी, तो माया इमोशनल भी है, अपने पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक माया तपस्या पे बिलीव कर रही है और जगधात्री पर विश्वास नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि शायद जगधात्री जो दिखा रही है ऐसा नहीं है, पीछे कुछ तो है, कोई तो बात है जिसके लिए वो घर पे आई है। अब माया की तबीयत खराब है, किचन में उन्हें आना नहीं चाहिए था। जगदात्री ने यही कहा, लेकिन माया को लगता है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। माया के मना करने के बावजूद भी जगदात्री ने मदद की। बाहर से माया दी बहुत सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से वो एकदम नरम दिल है। कहीं न कहीं वो जानती है कि जगदात्री और माया कुछ मामले में सेम टू सेम है। किचन में बड़े प्यार से वो माया और गुंजन के लिए नाश्ता बना रही है। और एज अ कैरेक्टर वो बाहर तो दिखाती है वो बहुत सख्त है, बट अंदर कहीं ना कहीं मोम का दिल भी है। तो और प्लस वो बीमार भी है, तो वीक भी है, उसे हेल्प की ज़रूरत भी है, लेकिन वो बोल नहीं रही है जगधात्री को, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है। तो जगधात्री स्वीटली माया की हेल्प करने की कोशिश करी है, माया से दिखा रही है कि तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेल्प लेती भी है। सो आई थिंक क्यूट सा मोमेंट है। आई थिंक वो दोनों ही इशारे में एक दूसरे की मदद कर रही हैं। वैसे ननंद भाभी का ये सीन आपको स्क्रीन पर देखने में बहुत मजेदार लगेगा। वहीं दूसरी ओर शिवाय भी यहाँ पर हाजिर है। शिवाय जानता है कि माया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जगदात्री शरद और माया के रिश्ते को बचाना चाहती है। अब एक तरफ से सही भी है कि किसी के रिश्ते में जानबूझकर नहीं आना चाहिए जब कोई मदद नहीं लेना चाहे, लेकिन जगदात्री वैसी नहीं है, वो सबसे अलग है। माया और शरद को मिलाकर ही दम लेगी। बहुत जल्द आपको सीरियल में ये वाला ट्रैक देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं, ओटीटी पर तो बहुत सा कंटेंट आ चुका है, लेकिन अब पति ब्रह्मचारी में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट आइडिया कि हमारे सीरियल्स को वक्त वक्त पर अपनी स्टोरीज में इनकॉर्पोरेट करके ऐसे सोशल कॉजेज को इंक्लूड करना चाहिए। अब आप और हम जब बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं, कितना सचेत रहते हैं और क्यों आज के टाइम पर हमें एक्चुअली विजिलेंट रहने की जरूरत है, ये अब इस सीरियल में बताया जा रहा है। मानना पड़ेगा ईशा और सूरज की क्या टाइमिंग है। एक ही समय पर दोनों बाजार में मिले। सूरज अपने भांजे के लिए सामान खरीद रहा है तो वहीं मिहिका के साथ ईशा भी पहुंची है बाजार। अब इन दिनों बच्चों की तस्करी काफी हो रही है। एक पल के लिए भी अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना का होना तय है। कुछ ऐसा ही हुआ ईशा की मिहिका के साथ। अब देखिए, एक स्ट्रेंजर जो कि बलून लेकर पहुंचा है, वो फिराक में था मिहिका को गायब करने के, लेकिन भला हो सूरज पहुंच गया। वहीं पे ईशा जी रहती हैं। ईशा जी का जो चप्पल होता है वो टूट गया रहता है एंड बनाने लगती है और मिहिका थोड़ी सी भटक सी जाती है, लाइक कोई गुब्बारा, हाँ, बलून्स देकर बलून वाला उसे बुलाने लगता है कि आओ आओ, तो बच्चे हैं तो बलून्स देखकर दौड़ पड़ती है। तो उसी टाइम पे ईशा और सूरज भी देखते हैं कि ये किसी अननोन स्ट्रेंजर, रिस्की है ऑफ कोर्स जो आसपास चल रही है चीज़ें उस अकॉर्डिंग। तो फिर हम दोनों दौड़ते हैं और उसे फिर समझाते हैं। मैं डांट भी देती हूँ मिहिका को। अब सूरज ने ईशा को ताना भी सुना दिया कि अगर बच्चा संभाल नहीं सकती हो तो साथ मत लेकर आओ। मिहिका तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसीलिए तुमने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। बच्चे को डांटने से पहले आपका अपना बच्चा नहीं है ना, इसलिए लापरवाही। गलती से सूरज के मुंह से निकल जाता है आपका अपना बच्चा नहीं है ना, इसलिए आपसे लापरवाही हो गई। एंड देन समझाता है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था जैसा कि आजकल बच्चों को गायब करके उनकी तस्करी की जा रही है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ईशा तो ईशा है, उसने सूरज को बता दिया कि उसने किस कदर मिहिका के बैग में GPS लगा रखा है। वैसे ये एपिसोड आपको सीख जरूर देगा कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप उनके साथ बाहर जाएं, किसी न किसी तरीके से ट्रैकर उनके पास रखें ताकि बच्चा कहीं भी जाए आपको तुरंत पता चल जाए। अनिशा जी दिखाती हैं कि आप बोल रहे हो ध्यान देने की ज़रूरत है, बट मैं पहले से ही प्रिपेयर हूँ। ट्रैकर समझाती है कि देखो, मिहिका को समझाती है फिर प्यार से कि तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं लेने किसी की चीज़ें, और ज़ोर से चिल्लाना है, अपनों की किसी को बुलाना है, और या फिर ट्रैकर डिवाइस रखा होता है ईशा ने बैग में कि इस बटन को प्रेस करना है ताकि तुम्हारी लोकेशन हम तक पहुँच जाए। दर्शकों की जानकारी के लिए ये एक अच्छा एपिसोड है। ऐसे सीन्स को कहते हैं जनहित में जारी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वीर के मम्मी पापा को यूं राधिका के घर देखकर आप ये समझने की गलती ना कर बैठना कि कहीं वीर के मम्मी पापा राधिका के लिए वीर का रिश्ता तो नहीं मांगने आए हैं। कि काश हमने जो कहा ये सही होता, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर के मम्मी पापा यहाँ पर आए हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, राधिका के मम्मी पापा समधन और समधी हैं, तो ऐसे में महोत्सव का न्योता देने के लिए वीर के मम्मी पापा आए हैं अपनी बेटी के ससुराल। अब इतने में राधिका टकरा गई अपनी भावी सासू माँ से। अब वीर की माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है राधिका को, हालांकि उन्हें राधिका से कोई पर्सनल बैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती है कि राधिका इस महोत्सव में आए।
राधिका के मुंह पर ये बात कह दी है वीर की माँ ने। जैसे ही नलिनी राधिका को देखती है उसको एकदम अच्छा नहीं लगता। भले ही वो न्योता देने आई है अपनी बेटी के घर में, लेकिन वो चाहती नहीं है कि वो राधिका जो है वो उत्सव में आए, क्योंकि जब राधिका किसी भी फंक्शन में आई है या चौहान हाउस में आई है तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, हमेशा कुछ ना कुछ कलेश हुआ है। तो उसने बहुत स्मार्टली नलिनी ने जो है वो राधिका को मना कर दिया है कि राधिका तुम ना ही आओ तो अच्छा है, मेरे घर का सुकून बना रहेगा। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुप है और उसने अपनी आंखें झुका के, आई थिंक मुझे आंखों ही आंखों में उसने ये चीज़ बता दी कि उसको अच्छा नहीं लगा, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। अब राधिका पर वैसे ही दुखों का पहाड़ गिरा हुआ है। वीर के जितने भी शादी के फंक्शन में वो गई, कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो गया जिसके चलते उसे लोगों के ताने सुनने पड़े। नलिनी अपने बेटे वीर को लेके इतनी पॉजिटिव है और इतना प्यार करती है और उसको इतनी एक्सपेक्टेशंस है वीर की शादी से कि वो नहीं चाहती कि राधिका जैसी लड़की उसके घर में बहू बन के आए, क्योंकि उसने एक फ्रेम बना रखा है अपनी बहू के लिए कि मेरी बहू जो है वो वीर से उम्र में छोटी होगी और उसकी कुंडली भी मैच करती होगी। तो उसने वो जो फ्रेम बना रखा है उस फ्रेम में राधिका फिट नहीं होती, इसीलिए वो राधिका को पसंद नहीं करती। अदरवाइज उसका कोई पर्सनल नफरत नहीं करती है, वो बस वो चाहती नहीं है कि राधिका जैसी लड़की उसके घर की बहू बने। लेकिन जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली दर्शकों को बहुत ही चटपटी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हम भी वेट कर रहे हैं कब वो हमारे घर में आए और उसके बाद ड्रामा शुरू हो। और अब ना चाहते हुए भी हम जानते हैं कि राधिका जरूर पहुंचेगी उस महोत्सव में जहां पर बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली है, और वहीं पर क्या पता वीर और राधिका भी शादी के बंधन में बंध जाएं। अब सुना तो कुछ ऐसे ही है कि होगा यही। मैं भी यही सोच रही हूँ अब आगे की जो कहानी है वो शादी के बाद बहुत ही रोमांचक होने वाली है, दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि इक्वेशन बहुत बदलने वाले हैं आपस में। मैं ना चाहते हुए भी राधिका की सास बनने वाली हूँ। तो अब अगर ऐसा हो गया तो बताइए वीर की माँ, अगर ऐसा हो गया तो आप कैसे मना करेंगी राधिका को अपनी बहू मानने से। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया अब अगर मंगल ने अपना माइंड क्लियरली मेकअप नहीं किया तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हर। देखिए ना, एक तरफ तो नजदीकियां बढ़ रही हैं मंगल और जयराज के बीच में, मतलब जयराज की तरफ से, दूसरी तरफ ये आदित्य जो है ही इज लाइक ऑलवेज अ प्रॉब्लमैटिक केस। अब उसको सौम्या को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है क्योंकि उसको लग रहा है अरे ये सौम्या ही गलत है और उसके चक्कर में मैं भी गलत हो रहा हूँ। लेकिन मैडम मंगल, मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर आप फिर से इस आदित्य के झांसे में आई ना तो हाँ, I will be very disappointed. तरफ तो ऐसा है कि मंगल जब जब लड़खड़ाती है तब तब उसका हाथ थामने के लिए जयराज हाजिर हो जाता है। अब देश की सेवा करना मंगल का पहला काम है। जयराज ये बात जानता है, इसीलिए वो किसी भी तरह की तकलीफ मंगल को पहुंचने नहीं देना चाहता है। हर पल वो मंगल का ख्याल रखता है, लेकिन मंगल जयराज से नाराज है। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी सौम्या से नाराज है। देखिए, खुद ही सौम्या का बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाकर उसे बाहर भेज रहा है। देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना,
मैं ही नहीं, ये जनता का डिमांड है कि ऐसा जनता कह रही कि बहुत पहले करना चाहिए था। आपका क्या कहना है? मैम मेरे से क्वेश्चन किया ही नहीं गया है, आप बताइए, हम देख रहे हैं कि आप क्या हमें जब आंखें खुल जाए तब सवेरा, जब आप घर वापस लौट जाओ तब आपका घर घर हो जाता है। आप हमारे अगले सीन में आइए, इनकी आंखें खुलने वाली हैं, कुछ और चीज़ों के लिए इनकी आंखें खुलने वाली हैं। आप लोग इतनी जल्दी मत सोचिए कि मैं इसे भाग जाऊंगी, बहुत जल्द आप लोगों को कुछ एक नया ट्विस्ट दिखाई देगा। सौम्या इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली आदित्य को। अब आदित्य सौम्या से इसलिए नाराज है क्योंकि सौम्या ने जानबूझकर बस का एक्सीडेंट करवाया है, जिसमें अक्षित और मंगल दोनों की जान जा सकती थी। वो तो भला हो मंगल का जो इन टाइम पे पहुंची और उसने सब बच्चों की जान बचा ली। हालांकि मंगल खुद इसमें घायल हो गई। पता चला है कि वो बस का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। तुम इतना गंदा प्लानिंग करती हो, क्या करे? ऑलमोस्ट मेरे बच्चे को मारने वाली थी ये सौम्या। मैं पहले भी अक्षत को मारने की कोशिश कर चुकी हूँ, कोई नई बात बताओ। नहीं बचा सुदेव जी, मेरे पापा, अक्षत, मंगल, अम्मा, सबको मारने की कोशिश कर चुकी हो। तुम क्या हो? तुम इंसान हो? तुम हत्यारी हो? क्या हो? इसने मुझे अभी सीन में हैवान बुलाया है, तो अभी मैं हैवान हूँ। मैंने हैवान अभी नहीं बोला था, थप्पड़ मारते टाइम इंसान नहीं हैवान बन चुकी हूँ। अब आरव और सौम्या मिल चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है मंगल के साथ साथ आदित्य भी बर्बाद हो जाए। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो अब सबको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी सामने मुंह पर जाकर उसका पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मंगल जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो अपने फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोच रही हैं और मैं क्राइम के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं मंगल जी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरी जो प्लानिंग है उसके अंदर ये एक हिस्सा है, मतलब हमें बेसिकली आरव को बहकाना है। अगर वो बहक रहा है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसे मंगल जी का सच पता चल गया और वो खुद को चौड़ा समझ रहा है, तो उसे समझने दो। हमें अगर कमज़ोर समझ रहा है तो हमें कमज़ोर समझने दो, क्योंकि हमारा वक्त आएगा तब हम जाके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये पीछे पीछे वाला खेल अब बंद कीजिए आदित्य और जयराज, ये खुल्लम खुल्ला खेल कीजिए और दुश्मन पर वार भी कीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।